एक पन्ना बताएगा किसकी मदद से मलिक घूमने गया था अमेरिका। एक पन्ना बताएगा किसकी मदद पाकर मलिक पाकिस्तान गया। एक पन्ना बताएगा आतंकी मलिक का हाफिज सईद से टेरर कनेक्शन। भारत के खिलाफ क्या क्या बोलता होगा, मुझे समझ में नहीं आया। पासपोर्ट ऐसे आदमी को क्यों देना चाहिए? आतंकी मलिक के कितने मेहरबान। एक पन्ना आज आतंकी यासीन पर करेगा विस्फोटक खुलासा। एक पन्ना आज कश्मीरी हिंदुओं को सबसे बड़ी राहत पहुंचाएगा। जमीन पर गलत मैसेज आता है, आम आदमी को लगता है फिर मैं क्यों ना हथियार उठा के फौजियों को मारूं और मैं भी वीआईपी बनूंगा, वीवीआईपी बनूंगा। तो इसका जमीनी सतह पर बहुत गलत मैसेज आता है जो अनफॉर्चुनेटली देश में। आतंकी मलिक के कितने मेहरबान। धाक एक्सक्लूसिव में आज हम लेकर के आए हैं कश्मीरी हिंदुओं के कातिल आतंकी यासीन मलिक का कच्चा चिट्ठा। वो कच्चा चिट्ठा जिसे देखकर आपको मालूम चलेगा कि आखिरकार कैसे आतंकी यासीन मलिक को सियासी सरपरस्ती लगातार मिलती रही, कैसे उसके सारे गुनाहों को दरकिनार करके वोट बैंक के लिए उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट लगातार दिया जाता रहा, कैसे यासीन मलिक के ऊपर दर्ज 23 गंभीर मामले होने के बावजूद उसे अमेरिका और पाकिस्तान जाने की छूट दी जाती थी, और कैसे ये छूट पाकर के वो अलगाववादी नेता का नकाब पहनते हुए विदेशों में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। आज एक अहम दस्तावेज यासीन मलिक के इन्हीं पापों का पर्दाफाश करने जा रहा है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और नरसंहार के मास्टरमाइंड आतंकी यासीन मलिक के गुनाहों का ये वही कच्चा चिट्ठा है जो टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। हम चाहेंगे कि पहले आप आतंकी यासीन मलिक के गुनाहों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखिए। इसके बाद यासीन मलिक को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने वालों से आज हम कड़े सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज असल में यासीन मलिक के ऊपर दर्ज एफआईआर की रियल पिक्चर दिखा रहा है। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के नौहट्टा से लेकर शहीदगंज थाना तक के क्षेत्र में किए गए यासीन मलिक के अत्याचारों की असल कहानी कह रहा है। सबसे पहले नंबर 2 पर लिखे गुनाह की गंभीर धाराएं देखिए। 302 और 307 यानी हत्या और हत्या की कोशिश का मामला, और इसके साथ ही मैसूमा थाने में आतंकी यासीन पर तब टाडा भी लगाया गया था। ऐसे ही आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो पाएंगे कि नंबर 3 पर एमआर गंज थाने में भी इसी तरह से इन्हीं धाराओं में यासीन मलिक पर मामला दर्ज है, और ये सिलसिला इसके आगे भी कई थानों में जारी रहा। कोठीबाग, एमआरगंज, शेरगढ़ी, पारिमपोरा, सफा कदल, शहीदगंज और नौहट्टा थाने की फाइलों में यासीन एक खूंखार आतंकी है। कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम और मारने पीटने व धमकाने जैसे कई मामलों में मुख्य आरोपी है, जहां उस पर टाडा, फेरा, 302, 307, 120 बी, 364, 368, 147, 148, 336, 188, 149, 406, 364 के तहत मामले दर्ज हैं। 302 के केस मर्डर के चार्जेस हैं, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं, टाडा के केसेस हैं, फेरा के केसेस हैं, हवाला मनी के केसेस हैं, ये यूएपी का केस है। ये सारी चीजें
बहुत संगीन है और इस पे आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। तो नॉर्मल आदमी तो इन केसेस को भुगतते ही जिंदगी उसकी निकल। यासीन मलिक पर 23 गंभीर मामलों में ये सभी धाराएं उसी 90 के दशक की हैं, जब कश्मीरी हिंदुओं पर घाटी में बेहिसाब जुल्म हुए। कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या यासीन मलिक को उसके किए की सजा मिली? तो इसका जवाब है नहीं। बल्कि इसके बाद तो यासीन मलिक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारे में चहेता बना रहा। 23 गंभीर केस के बावजूद यासीन मलिक का इसी के बाद पासपोर्ट बना। आतंकी यासीन मलिक ने इसी के बाद अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों की यात्रा की और दुनिया में घूम घूम कर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। वो अपने आप को कश्मीर का गांधीयन बताता है और भारत से बाहर जाकर किन किन देशों में यूएस हो या यूरोप हो या सऊदी हो या जहां जाके भारत के खिलाफ क्या क्या बोलता होगा। मुझे समझ में नहीं आया पासपोर्ट ऐसे आदमी को क्यों देना चाहिए। एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने जो जानकारी हमें दी है उसके मुताबिक 2007 में कांग्रेस की सरकार ने माना था कि यासीन के खिलाफ 23 केस हैं। उसके बाद यूपीए सरकार के दौरान ही फरवरी 2013 में यासीन मलिक भारत के वीजा पर पाकिस्तान घूमकर आ जाता है। टाइम्स नबाद के आज 2 दस्तावेज लगे हैं। वो दस्तावेज एक यासीन मलिक से जुड़ा तो वहीं दूसरा दस्तावेज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते 1997 में प्रवासियों की संपत्ति को लेकर एक कानून लाया गया। 1997 में बने कानून का यह दस्तावेज ये कहता है कि कैसे तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला ने प्रवासियों की पहचान की और उनकी संपत्ति से जुड़ा कानून बनाया। इस कानून के तहत उनको प्रवासी माना गया जिन्होंने 1 नवंबर 1979 के बाद जम्मू कश्मीर से पलायन किया था। यानी फारूक अब्दुल्ला ये साफ मान रहे थे कि पलायन उस वक्त पर हुआ था, इसीलिए अगला मुख्यमंत्री बनते ही, अगली बार मुख्यमंत्री बनते ही कानून ला दिया उन तमाम प्रवासियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो नरसंहार से प्रताड़ित होकर के घाटी से पलायन कर चुके थे। आज फारूक अब्दुल्ला से इस पर सवाल पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला बौखला गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आरोप तो लगते रहते हैं। सुनिए जरा। आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके मालवीय ने आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था कत्लेआम। बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? उसमें बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? फारूक अब्दुल्ला ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन सच कुछ और भी। और सच क्या दिखाते हैं आपको कि फारूक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी 1990 को, देखिए 1989 में बड़गाम के नगाम में प्रभावती भट्ट की हत्या हुई थी। ये हम क्यों बता रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से जब इस्तीफा दिया उनके इंग्लैंड जाने से पहले और जगमोहन के राज्यपाल बनने से पहले 19 जनवरी 1990 को कश्मीर पर आतंकवादियों का राज था। 1989 से 1990 के दौरान आतंकवादियों को खुली छूट थी। मसलन आपको बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं। 1989 में बड़गाम के नगाम में प्रभावती भट्ट की बेरहमी से हत्या की गई, जिनकी श्रीनगर के शहीदगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर का नंबर है 46/79। 1989 में ही दीनानाथ रैना की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। दीनानाथ रैना श्रीनगर के हब्बा के रहने वाले थे और हब्बा कादल में रहते थे। दीनानाथ रैना की आतंकवादियों ने हत्या की। यह साल 1989 जब फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे। दीनानाथ रैना श्रीनगर के हब्बा कादल में रहते थे। शहीदगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई और इस एफआईआर का नंबर है 154/89। और दिखाते हैं आपको उदाहरण कि कौन कौन लोग थे जिनकी हत्या कर दी गई। जस्टिस नीलकंठ गंजू, ये नाम इसलिए अहम क्योंकि इसी शख्स ने, जस्टिस गंजू ने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। आतंकी मकबूल भट्ट को सजा सुनाना इनका पहला गुनाह माना गया आतंकवादियों की निगाह में, और उस वक्त मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। जस्टिस गंजू ने की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई और आतंकवादियों ने हत्या की। शहीदगंज पुलिस स्टेशन में जस्टिस गंजू की इस हत्या की केस
दर्ज कराया गया। केस नंबर था 237/89। ये तमाम जो वारदातें, ये तमाम जो हत्याएं हुई हैं तब हुई हैं जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं हुआ, यह सच उनको दिखाई। शहीदगंज पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर नंबर 212/79। यह एफआईआर नंबर भी उस वक्त का जबकि फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। प्रेमनाथ भट्ट की हत्या भी आतंकवादियों ने की। साल था 1989 जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। अनंतनाग में आतंकियों ने गोली कब मारी? तब मारी जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते हुए ही अनंतनाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर नंबर भी आपको बताते हैं। एफआईआर नंबर है 512/89। एफआईआर दर्ज हुई हत्या में, कश्मीरी पंडित की हत्या की और उस वक्त मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। ये कश्मीर की पूरी फाइल आपको बताइए। अब सीधा रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां इमरान खान का एक नया पाकिस्तान आपको दिखाते हैं। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो बड़ी कस्में खाई थी कि पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना देंगे। इमरान के पाकिस्तान में 18 साल की हिंदू लड़की को गोली मार दी जाती है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर चुकी थी। मुस्लिम लड़के के साथ शादी से इनकार कर देती है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में। इमरान खान खुद मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं और उनके नए पाकिस्तान में एक लड़की को गोली मारी जाती है क्योंकि वो लड़की अपना धर्म बदलने से एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर देती है। पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंध के सुखपुर में 18 साल की हिंदू लड़की पूजा ने अपहरण का विरोध किया और नाकाम अपहरणकर्ताओं ने पूजा की गोली मार दी। यह हत्या जबरन धर्मांतरण और अपहरण की कोशिश में नाकामी की वजह से की गई और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। The RSS BJP Hindutva inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. Akin to the situation in Palestine, this is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it. महमूद कुरैशी साहब अपने गिरेबां में झांक लीजिए और फिर कहिए कि अल्पसंख्यक कहां खतरे में है, हिंदुस्तान में या फिर आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के मंच से दुनिया में ये झूठ फैलाने की कोशिश की है कि भारत में रहने वाले मुसलमान खतरे में हैं। खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बात सामूहिक नरसंहार के खतरे तक पहुंच गई है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत के मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। Into a Muslim minority region. This is a clear violation of international law, particularly the Fourth Geneva Convention. Indian actions violate the resolutions of the UN Security Council and the OIC on Jammu and Kashmir. The illegal acts increased the threat of a conflict between India and Pakistan. Kashmiris are looking towards their Muslim brothers and sisters for support. पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान पहली बार नहीं है। पाकिस्तान की यही फितरत रही है। वो अपने झूठ से, प्रोपेगेंडा से भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों पर हर मोर्चे पर हर बार बार मुंह की खाता रहा है, लेकिन वो तो पाकिस्तान है, बाज नहीं आता। पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही। कल से बेटी के परिवार के लोग भी सड़कों पे उतरे, इसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। मुझे बहुत अफसोस और खेद है। निरंतर ये बच्चों को अगवा करना और धर्म बदलने का काम पाकिस्तान में चल रहा है। सवाल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, उन लोगों से भी पूछे जाने चाहिए जो सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का विरोध करते हैं। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म का विरोध करते हैं, वो विरोध करने वाले पूजा के लिए इंसाफ की मांग कब करेंगे। हालांकि बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सख्त कदम उठाने को कहा है। उसके परिवार से मेरी कल बात हुई, उन्होंने बताया कि बार बार इस बच्ची को चेतावनी दी जा रही थी कि हमारे से निकाह कर, नहीं तो तुझे अगवा करके ले जाएंगे, और ले जाने में जब नाकाम रहे तो गोली मार।
तो मैं आग्रह करता हूं विदेश मंत्रालय से, कृपया इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और उन परिवारों को सुरक्षा दिलाई जाए और उन कातिलों को, उन दरिंदों को जेल में डाला जाए। अब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को आईना दिखाना जरूरी है। दुनिया को यह बताना जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर एजेंडा चला रहा है। बड़े मंचों पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का राग अलापने वाले इमरान खान को बताना जरूरी है कि उनकी ही सरकार में 24 घंटे पहले सरे बाजार एक हिंदू लड़की का कत्ल कर दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस लड़की पूजा ने मुस्लिम लड़के से जबरन शादी से इनकार कर दिया, जबरन धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। दिल दहला देने वाली यह वारदात पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई। अमेरिका में सिंधी फाउंडेशन के मुताबिक सिंध प्रांत में हर साल 12 से 28 वर्ष की उम्र की करीब 1000 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इसके बाद मुस्लिमों से शादी करवा दी जाती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, यानी जिनके खुद के घर में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत पर उंगली उठा रहे हैं। अब कुछ आंकड़े देख लीजिए। मानव अधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट में भारत 119वें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान का स्थान 145 है। पाकिस्तान में 2013 और 2019 के बीच जबरन धर्मांतरण की 156 घटनाएं हुई और साल 2020 में पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले 2942 से ज्यादा है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के दुश्मन इमरान सरकार का यही पूर्ण सत्य है। और वैसे भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को पाकिस्तान में सिर आंखों पर बैठाया जाता है। इमरान खान ने जब पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी तो कस्में खाई थी नया पाकिस्तान बनाने की, लेकिन वो पाकिस्तान है जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात में कोई बदलाव नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के अच्छे दिनों का जो अंत है वो बहुत नजदीक है। इमरान खान अपने ही देश में बुरी तरह घिर चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना उनकी मुखालफत कर रही है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद हो चुका है। इमरान पाकिस्तान में जरा घबरा चुके हैं और ऐसे कठिन वक्त में उन्हें कुछ याद आ रहा है तो वो हिंदुस्तान है। अजब है पाकिस्तान और गजब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। बात बात पर हिंदुस्तान को धमकी देने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हिंदुस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के सामने हजारों बार हिंदुस्तान की बुराई करने वाले इमरान खान पहले तो रैली में हिंदुस्तान की विदेश नीति की तारीफ करते हैं और साल के 365 दिन भारतीय फौज की मुखालफत करने वाले खान साहब को अचानक इंडियन आर्मी बेहद भाने लगी। खुलेआम सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान के कप्तान भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय सेना न तो भ्रष्ट है और न ही सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करती है। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान के बयान को अगर आप भारतीय सेना की तारीफ समझ रहे हैं तो आप गलत। तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि अपना वो दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें मझधार में छोड़ दिया और इसलिए वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा, हिंदुस्तान की फौज से कुछ सीख लो कि कैसे सेना को तटस्थ रहना चाहिए। हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क पे फैसला कुन वक्त आ गया। एक बात तो तय कि इमरान खान बुरी तरह से छटपटा रहे हैं।
कभी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे इमरान खान को साफ दिखने लगा कि सत्ता वाला मैच हाथ से गया। इमरान खान को मलाल इस बात का कि उनकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उनको पाकिस्तान का अब तक का सबसे नाकारा वजीर आजम साबित कर दिया गया। दावा किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज का है। जनरल बाजवा एंड कंपनी उनके खिलाफ हो चुकी है और पाकिस्तान में सेना खिलाफ हुई तो समझो कुर्सी गई। एक होता है लोटा और एक होता है जमीर फरोश जो अपना जमीर बेचता है। इनमें फर्क होता है। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इक्तदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है, लेकिन जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है, अपनी जमहूरियत का सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। इमरान खान का डर बेवजह नहीं है। दरअसल सभी विपक्षी दलों ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चाबंदी सख्त कर दी। इमरान की सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इमरान खान अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हैं। उम्मीद जनरल बाजवा से थी, लेकिन जनरल बाजवा ने ऐसे समय में ठेंगा दिखा दिया कि जब इमरान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।